So hi everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. I hope यार आप सब लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 14 ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी शीट हम कैसे बना सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बना ली है, बट आई एम गोइंग टू रिवाइज यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स कि कहां से कितनी एटीपी, कहां से कितने एनएडीएच, कहां से कितने एफएडीएच2 निकले। एम्फिबॉलिक पाथवे क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन यहां से कम आते हैं बट स्टिल देयर इज अ वेरी गुड कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन इट, जो कि मैं आपको बताऊंगा। आरक्यू वैल्यू से 4 नंबर का आपका काम जो है रखा रहता है हर बार पेपर में, और वो भी इजी। यानी मैं आपको यहां पर आर की वैल्यू में 3 लाइनें बताऊंगा, सिर्फ 3 लाइनें। और 3 लाइनें मतलब सच में 3 लाइनें, कोई पैराग्राफ नहीं, कोई इक्वेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 3 लाइनें बताऊंगा। अगर आपने वो 3 लाइनें याद कर ली, आपका 4 नंबर का काम नीट के अंदर पक्का रखा हुआ है, दैट इज अ श्योरिटी। आप इस वीडियो को कंप्लीट करिए, उसके बाद पीवाईक्यूज देखिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। Before starting this video, I just want to let you know guys about the paid courses on Marks of Learning application। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहां पे आप हमसे सिर्फ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज जो ओरिएंटेशन है ये आपको मिल जाती है। प्लस अगर आप एक कंबाइंड कोर्स लेना चाहें तीनों को मिला करके, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप अगर हमारा कोई भी वीडियो कोर्स लेते हैं, चाहे वो सिर्फ फिजिक्स का हो, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ बायोलॉजी या कंबाइंड, आपको हमारी 999 रुपीज की टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो रेदर देन परचेजिंग टेस्ट सीरीज आप क्या कर सकते हैं, आप किसी कोर्स को एनरोल कर लीजिए, जिससे कि आपको सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर एक कोर्स भी मिल जाए और टेस्ट सीरीज आपको पूरी की पूरी पीसीबी की फ्री में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उन लिंक्स को क्लिक करें, एक बार एटलीस्ट एप्लीकेशन पर पहुंचे और आप अपने मन पसंदीदा कोर्स को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, अब आते हैं यार मुद्दे की बात पर। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कैसे बनती है एंड क्या ये शीट हमेशा करेक्ट है? इसके लिए मुझे आपको रिवाइज कराना पड़ेगा पूरा का पूरा कंसेप्ट कि हम लोगों ने कहां से अपनी शुरुआत करी एंड किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया था कि 36 टू 38 एटीपी हमारी यहां पर बनेगी। तो यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, रेस्पिरेटरी शीट बना रहा हूं। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आई एम मेकिंग रेस्पिरेटरी शीट, राइट। अब यहां पर मैंने शुरुआत की, लेट से किसी प्लांट के अंदर स्टार्च मौजूद है जो कि स्टोरेज प्रोडक्ट है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, या किसी ने बनाया है सुक्रोज ताजा ताजा फोटोसिंथेसिस करके। अब ये स्टार्च जो है ये भी आपका ग्लूकोज में टूट सकता है, सुक्रोज भी ग्लूकोज में टूट सकता है इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से, तो ये स्टार्च या सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या करेगा दोस्त, ये आपका शो करेगा ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो ग्लूकोज है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा या आइसोमराइज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। फिर ये आपका टूट जाएगा दो पार्ट्स के अंदर विच कैन बी आइसोमराइज्ड इनटू वन अनदर। ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डीएचएपी यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या फिर आपका पीजीएल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर ये सिंस एक दूसरे में आइसोमराइज हो सकते हैं तो दो मॉलिक्यूल यहां पर पीजीएल के बन जाएंगे। ये फिर आपका 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, फिर आपका पेप बना लेगा, पायरुवेट बना लेगा फाइनली, एंड इस हिसाब से आपकी ये पाथवे चलती है। पायरुवेट यहां पर बन गया। ग्लूकोज से पायरुवेट तक की जर्नी को हम क्या बोले, ग्लाइकोलिसिस बोले। इस ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या किया, दो एटीपी तो जेब से डाली, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो एक फॉस्फेट लगाना पड़ा, कहां से लगाओगे, एटीपी से लेकर लगाओगे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया, एक फॉस्फेट यहां पर लगाया एक्स्ट्रा, कहां से लगाओगे, एटीपी से लेकर के लगाओगे। एंड सिमिलरली यहां पर आपने क्या किया, यहां पर अगर आप देखो तो आपका ये जो स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप, इस पे आपको क्या मिला, इस पे आपको एनएडीएच मिला। अब एनएडीएच मिला है, दो मॉलिक्यूल्स हैं पीजीएल के, तो इंटू 2 कर दो। इसके बाद दो स्टेप्स पे आपको क्या मिलती है, दो एटीपी मिलती है, तो दो स्टेप्स पे दो एटीपी आपको मिली, दो एटीपी इंटू 2 कर दो, दो मॉलिक्यूल्स के लिए 4 एटीपी आपको मिली। टोटल मैट्रिक्स यहां पर क्या बनी, टोटल मैट्रिक्स यहां पर ग्लाइकोलिसिस की क्या बनी, अगर हम यहां पर एंटर करते जाएं डेटा अपना, तो ग्लाइकोलिसिस की टोटल मैट्रिक्स क्या बनी कि आपके दो यहां बने एनएडीएच जो कि आपको 6 एटीपी देंगे, प्लस आपके दो बने एटीपी। अब आप सोचोगे सर 4 एटीपी बने, भैया दो खर्च भी तो हो गए ना, तो नेट 2 एटीपी आपके यहां पर बने। तो दो एनएडीएच प्लस दो एटीपी कितने हो गए, 8 एटीपी हो गए, मानते हो, टोटल 8 एटीपी आपके यहां पर बने। अब ये जो पायरुवेट है मेरे भाई, ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाइल कोएंजाइम ए, राइट। इसको लिंक रिएक्शन कहा जाता है।
एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब ये 3 कार्बन का पायरुवेट 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ तो एक CO2 निकल गया और इस पोजीशन पे हमारा एक क्या निकल गया, NaDH निकल गया। अब एक पायरुवेट से एक NaDH निकला तो 2 पायरुवेट से जो कि एक ग्लूकोज से बने होंगे उससे कितने NaDH निकले, 2। तो यहां पर अगर मैं लिंक रिएक्शन की बात करूं तो लिंक रिएक्शन से क्या क्या निकला मेरे बंधु, यहां पर 2 NaDH निकले, 2 NaDH निकले। 2 NaDH का मतलब क्या है, 6 ATP। तो इसको अगर मैं टोटल करके लिख दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 6 ATP, बिल्कुल लिख सकता हूं 6 ATP लिख सकता हूं। ये लिंक रिएक्शन से निकला। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहां चला जाएगा, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में चला जाएगा यार आपका क्रैब साइकिल के अंदर। तो यहां से आपका ऑक्सैलो एसीटेट आया एंड देन आपका ये एसिटाइल कोएंजाइम में एक साइकिल के फॉर्म में सारे के सारे प्रोडक्ट्स बना बैठा 1 बाय 1। ठीक है, ये आपकी क्रैब साइकिल हो गई। अब इस क्रैब साइकिल से क्या क्या निकला, इस क्रैब साइकिल से एक जगह पर तो आपके निकले थे NaDH, तो 3 NaDH निकले थे, यहां पर इंटू 2 कर दोगे, जाहिर सी बात है एक एसिटाइल कोएंजाइम से 3 NaDH निकले तो 2 से 6 निकल जाएंगे। फिर आपका यहां पर एक पोजीशन पर निकलता है FADH2, एक FADH2 निकला, इंटू 2 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहां पर एक आपका निकला GTP/ATP, इंटू 2 कर दो। तो इन सारी चीजों को क्या कर दो, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको यहां पर लिख दो क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल से आपको क्या मिला, 6 आपको मिले NaDH यानी 18 ATP, इंटू 3 करोगे, एक NaDH से 3 ATP मिलती है। एक आपको मिला FADH2 यानी 2 ATP, और एक आपको मिला, ओके नहीं 2 हो जाएंगे ना, इंटू 2 कर दिया, ओके, और 2 आपको मिले GTP/ATP, तो ये 2 ATP के बराबर ही होंगे। तो क्या हुआ टोटल, 6 NaDH इज इक्वल टू 18 ATP, 2 FADH2 इज इक्वल टू 4 ATP, 2 ATP इज इक्वल टू 2 ATP, 18 4 22 और 2 24, तो आपको 24 ATP मिली, 24 ATP मिली। अब इन सबको प्लस कर दो, यहां पर इनको प्लस करो, देखो भाई 8 ATP प्लस 6 ATP कितने हुए, 14, 14 प्लस 24 38, ग्रैंड टोटल क्या हो गया, ग्रैंड टोटल हो गया आपका 38 ATP, ग्रैंड टोटल हो गया आपका 38 ATP, यही हमने बनाई थी शीट के दौरान। ये 38 ATP आपकी बनी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन काफी बार ये जो 2 NaDH है ना, इनको ट्रांसपोर्ट करने में 2 ATP खर्च हो जाती है, इनको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने में 2 ATP खर्च हो जाती है, तो 38 भी बन सकता है। काफी बार -2 अगर आप कर दो शटल के तो आपको नेट 36 ATP भी मिल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। बट 38 भी मान के चलो तो भी इट्स अ गुड डेटा कि हमने निकाल लिया है एग्जैक्टली क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक हमारा डेटा करेक्ट है। अब यहां पर आपको कुछ तुक्के मारने को बोलेगा एनसीईआरटी में ना, पर वो तुक्के क्या करेक्ट हैं क्या गलत हैं, ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है। अब देखो तुक्के मारने में क्या बोला, बोला कि आप एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी निकलती है ये कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ना आपको अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी क्योंकि ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। भाई आप अपनी बॉडी के अंदर झांक के तो नहीं दे सकते किस पोजीशन पर क्या बना है, तो ये इसमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है आपको। पहली चीज आपने ये अज्यूम करी कि सारी चीजें सीक्वेंशियल्स होंगी, ऑर्डरली पाथवे होगी, यानी ग्लाइकोलिसिस के बाद सिर्फ टीसी होगा, टीसी के बाद सिर्फ ईटीएस होगा। क्या ये संभव है, भाई ग्लाइकोलिसिस के बाद टीसी होगा कौन सी किताब में लिखा है, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा। अब ये जो पायरुवेट है अगर मैं इसको कहूं कि भैया फर्मेंटेशन करो, ठीक है, फर्मेंटेशन करो और क्या बनाओ, या तो लैक्टिक एसिड बनाओ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करके, या पायरुवेट से आप इथेनॉल बनाओ इथेनॉलिक फर्मेंटेशन करके, ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर ये हो गया तो भाई क्रैब साइकिल कहां हुई, ये तो किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है, यानी पहला अजम्पशन आपका गलत है। दूसरा अजम्पशन ये बोला है कि NaDH जो सिंथेसाइज हुआ है ना, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और आपका एटीपी प्रदान करेगा। भाई ये हमेशा करेक्ट नहीं है, आपको मैंने बताया था फर्मेंटेशन के अंदर भी जो NaDH बनता है ना आपका ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ये फर्मेंटेशन के दौरान NAD को रीजनरेट कर लेता है दोबारा से, और आपका किसी एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये बात भी गलत है। ऐसा हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा यार, ये कोई आप थोप नहीं सकते किसी चीज पे कि NaDH बना है तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाएगा, बस को ग्लाइकोलिसिस के बाद कोई और काम हो सकता है साइटोसॉल में, बिल्कुल होता है यार, ये काफी और जगह पे तो यूटिलाइज होगा। सो ऐसा करेक्ट नहीं है। नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स आर गोइंग टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड, यार ये तो हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था इस चैप्टर के कि बीच में जो इंटरमीडिएट बनेंगे वो कुछ और कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। लेट्स से यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत फेमस है,
क्यों फेमस है? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका फैटी एसिड बनाता है। आगे बढ़ बढ़ के 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के 30-30 कार्बन के 20-20 कार्बन के फैटी एसिड तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ और भी तो बना सकता है ना, तो ये बात भी गलत है। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड। भाई समझ लो तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया ही नहीं, तुम तो डाइट पे हो। तो बोलते हैं ना कार्ब्स कम कर दो वजन घटाने के लिए। आपने कार्ब्स कम खाए, आप कुछ और खा रहे हो लेट्स से, राइट? आपने कोई ऑर्गेनिक एसिड ले लिया या आपने कोई प्रोटीन ले लिया, तो प्रोटीन भी तो जो जिम में जाते हैं वो प्रोटीन शेक पीते रहते हैं ना, शेक कर करके। सो अल्टीमेटली दैट प्रोटीन इज गोइंग टू योर बॉडी, सो प्रोटीन विल बी यूटिलाइज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सो इट्स नॉट मैंडेटरी ऑलवेज कि सिर्फ ग्लूकोज ही होगा। भाई समझ लो, आपको यहां पर मैंने लिख के बताया कि स्टार्च जो है या सुक्रोज जो है, इससे आपने स्टार्ट करी। अब सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो सकता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ना। तो ग्लूकोज तो आपका यहां पे आ गया ग्लाइकोलिसिस करने, भाई फ्रक्टोज भी तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना के यहां पे आ गया ना, तो फ्रक्टोज भी तो घुस गया पाथवे के अंदर। तो कहां ये बात करेक्ट रह गई कि सिर्फ ग्लूकोज यूटिलाइज होगा? फ्रक्टोज भी तो आ गया बीच में, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों अजम्पशंस गलत है। तो सिंस ये चारों अजम्पशन रियल लाइफ में वैलिड नहीं है बॉडी के अंदर, इसीलिए आप इन्हें करेक्ट नहीं मानते। ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, और इस थ्योरेटिकल एक्सरसाइज के हिसाब से नेट गेन आपका 36 एटीपी का होता है। नेट मतलब आपने सारा काट पीट के बताया है, यानी आपने शटल सिस्टम को यहां पर जोड़ लिया है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट आपको 36 एटीपी मिलती है। लेकिन अगर कोई टोटल बोले और आपसे कहे कि टोटल सब कुछ मिला जुला के बताओ, तो 38 एटीपी तक आप बना सकते हैं। अब यहां पर अगर आप फर्मेंटेशन को कंपेयर करें एरोबिक रेस्पिरेशन से, फर्मेंटेशन जो कि एनएरोबिक थी, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। जब आप इस एनएरोबिक चीज को एरोबिक रेस्पिरेशन से सॉरी कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फर्मेंटेशन जो है इसमें सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ। क्यों? कंप्लीट CO2 आपकी नहीं बनी। अगर आप देखोगे तो 3 कार्बन का जो पायरुवेट था, ये जब लैक्टिक एसिड बना रहा है तो 3 कार्बन का लैक्टेट बना ले रहा है। भाई कुछ टूटा ही नहीं। भाई एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट था, दूसरा प्रोडक्ट भी 3 कार्बन का है, टूटा ही नहीं कुछ। और दूसरे केस में 3 कार्बन का जो पायरुवेट है 2 कार्बन का इथेनॉल बना ले रहा है प्लस CO2। तो 2 कार्बन तो साथ में जुड़े ही रह गए ना, तो तीनों कार्बन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हुए। तो यहां पर पार्शियल ब्रेकडाउन है। जबकि एरोबिक में क्या होता है, अगर आप एक ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेकडाउन कराओगे तो 6 CO2 निकल जाएंगे, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीट। फर्मेंटेशन में नेट गेन जो है वो 2 मॉलिक्यूल है ऑफ एटीपी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में यहां पर एनर्जी निकल रही है। 2 एटीपी आपने जेब से डाली, 4 एटीपी आपको मिली। NADH जो बना है उसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहां पर जो है यूजुअली ETS नहीं देखने को मिलता। NAD रीजनरेट कर लिया जाता है, तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। जबकि आपका एरोबिक में 36 से 38 एटीपी मिलते हैं। NADH जो है ये आपका NAD में कन्वर्ट होता है स्लोली इन केस ऑफ फर्मेंटेशन, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट जो है कॉम्प्लेक्सेस हैं इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो विगरस वहां पे जो आपका एक्सचेंज है ये होता रहता है। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम ही है NADH डिहाइड्रोजिनेज, तो वो NADH को फटाफट NAD में कन्वर्ट कर देगा। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स जो कि फटाफट FADH2 को FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो वहां पर मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। अब जो टॉपिक आता है, दिस इज कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब, आपने मेटाबॉलिज्म में 2 प्रकार की पाथवे सुनी थी। एक एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे मतलब जिसमें चीजें सिंथेसाइज होती हैं, बनती हैं। और दूसरी है कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे मतलब कैटा, काटना, जिसमें चीजें टूटती हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग सोचते हैं कि ये 6 कार्बन का आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एंड दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 6 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर चीजें टूट रही होंगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ग्लूकोज जो कि सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड सबस्ट्रेट है आपका रेस्पिरेशन के लिए, ये अगर आपका टूट रहा है तो आपका क्या होगा, इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग बोलेंगे, इसे कैटाबॉलिज्म हम लोग बोलेंगे। पर यहां पर क्या होता है दोस्त, बीच बीच में कुछ चीजें बनती हैं जो कि अपने से बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर लेती हैं। मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ये 2 कार्बन का जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये 10 कार्बन का, 12 कार्बन का, 14 कार्बन का, 16 कार्बन का, 20 कार्बन का, 30 कार्बन का फैटी एसिड बना सकता है। 2-2 कार्बन की यूनिट जुड़ जुड़कर बड़े बड़े फैटी एसिड बनाती हैं। तो ये अपने से बड़ा मॉलिक्यूल भी सिंथेसाइज कर सकती हैं,
दैट्स व्हाई दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एनाबॉलिक पाथवे। तो इसीलिए इसे एम्फीबॉलिज्म बोला गया। क्या कि रेस्पिरेशन जो है ये एनाबॉलिक भी है, राइट? क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो विड्रॉ कर ली जाती हैं फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे, यानी वो रेस्पिरेटरी पाथवे को एग्जिट कर जाती हैं, वो CO2 और H2O ना बना करके कुछ और सबस्ट्रेट तैयार कर लेती है जिनका साइज बड़ा होता है। तो ये एनाबॉलिज्म भी शो करती है। और ग्लूकोज तो यहां टूट ही रहा है, तो ये कैटाबॉलिज्म भी शो करती है। तो ये दोनों तरीके की चीजें शो करती हैं, इसीलिए इसे बोला गया एम्फीबॉलिक पाथवे। एना प्लस कैटा इज इक्वल टू एम्फीबॉलिक पाथवे। तो ट्रेडिशनली समझा जाता है कि कैटाबॉलिक होगा ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स बीच में से निकल करके अपने से बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर लेते हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म। इसीलिए एम्फीबॉलिक पाथवे से बोला गया। तो ग्लूकोज जो है ये तो रेस्पायर हो ही सकता है, काफी और सबस्ट्रेट भी रेस्पायर हो सकते हैं, ओके? लेकिन ये फर्स्ट स्टेप पे एंटर ना करके बीच बीच में एंटर करते हैं। जैसे मैंने आपको फ्रक्टोज का एग्जांपल बताया था, यहां पर देखो फ्रक्टोज आपका डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पर एंटर ना करके इस स्टेप पे एंटर कर रहा था, राइट? अब समझ लो ये फैटी एसिड टूटा, फैटी एसिड टूट के क्या बनाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो जब ये ग्लिसरॉल बनाएगा ना तो वो इस लेवल पे एंटर करेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना करके। तो अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग लेवल पे चीजों को केटर कर सकते हैं, ऑलराइट? इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं आपको यहां दिखाता हूं। फैट है, फैट आपका टूटा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अब फैटी एसिड किससे बनता है? फैटी एसिड बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से, मैंने आपको बताया। तो जब फैटी एसिड टूटेगा ना तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। समझ लो 16 कार्बन का कोई फैटी एसिड है, 16 कार्बन का फैटी एसिड है। तो जब ये 16 कार्बन का फैटी एसिड टूटेगा ना तो 8 मॉलिक्यूल बनेंगे 2-2 कार्बन के, जिसे क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है? तो आपको फैटी एसिड टूटा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए वाले लेवल पे ज्वाइन कर लेगा इस पाथवे को। और कोई ग्लिसरॉल अगर टूटा तो इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। ये आपका अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बिकम ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड वाले लेवल पे एंटर कर जाएगा पाथवे के अंदर। तो ये अलग अलग लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं चीजों को, राइट? अब देखो जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है, ओके, तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका ग्लाइकोलिसिस करेगा। लेकिन समझ लो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसमें फ्रक्टोज भी है। तो फ्रक्टोज किस लेवल पे आएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना, इस लेवल पे आपका फ्रक्टोज एंटर कर जाएगा। सिमिलरली आप प्रोटीन ज्यादा खा के बैठे हो तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेंगे, प्रोटीन के टूटने से ये जो अमीनो एसिड है ये अपने आप को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लेवल पर भी चीजें हो सकती हैं। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसे लिंक मॉलिक्यूल बोला जाता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिंक मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज लिंक रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम में काफी सारे चीजों की मेटाबॉलिज्म को लिंक करता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम है ना, ये आगे चल करके अमीनो एसिड भी बना सकता है अपने साइज से बड़े। तो ये एनाबॉलिज्म शो करता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है 2 कार्बन का, ये 20 कार्बन 30 कार्बन के फैटी एसिड भी बना सकता है, राइट? और ये आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में तो प्रेजेंट ही है। तो क्या होता है? ये काफी सारी चीजों को लिंक करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिंक मॉलिक्यूल। तो इस हिसाब से आपने देखा कि चीजें टूट भी सकती हैं, बन भी सकती हैं, दैट्स व्हाई इट इज एम्फीबॉलिक पाथवे इन नेचर। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक लाइन में अगर बात खत्म कर दूं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की सीधी सी ट्रिक है CO। CO मतलब सबसे पहले ऊपर लिख दो CO2 स्टार्टिंग फ्रॉम C और नीचे लिख दो O2 स्टार्टिंग फ्रॉम O। CO याद रखो सिर्फ। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब है CO, यानी कितनी आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, ऑक्सीजन की जरूरत है ना चीजों को तोड़ने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए, और कितना CO2 रिलीज हुआ। मान के चलो यार एक कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, इस पे मैंने 6 O2 लगाए, तब जाके मुझे क्या मिले? 6 CO2 प्लस 6 H2। अब यहां पर मैं क्या बोलूंगा? 6 मैंने ऑक्सीजन लगाए और 6 CO2 मुझे मिले, तो इक्वेशन क्या बनी? 6 CO2 बाय 6 O2, ओके? तो 6 से 6 कट गया 1। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना आया? 1। दिस इज द थिंग। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? CO2 बाय O2। इनका नंबर आपको बस कैलकुलेट करना है, वो आपको इक्वेशन में दिया रहेगा। सो किस चीज को आप रेस्पायर कर रहे हो उस हिसाब से रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो RQ1 रहता है, इसीलिए इसे परफेक्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है, क्योंकि CO2 और O2 की मात्रा सेम है। यहां पर देखो O2 की मात्रा है 6, CO2 की मात्रा है 6, तो 6 बाय 6 कट गए, आंसर आया आपका 1। ये कार्बोहाइड्रेट के लिए। जब आप बात करते हो ना फैट्स की, तो इनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ वैल्यू लेस देन 1 रहता है, लेस देन 1।
और यूजुअली ट्राइपामेटिन की अगर आप बात करेंगे तो ट्राइपामेटिन यहां पर देखो C51 है, H98 है, O6 है। इस पे आपने 145 ऑक्सीजन लगाए तब जाके आपको 102 CO2 मिले। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होगा, 102 बाय 145। डिनोमिनेटर बड़ा है तो जाहिर सी बात है आपका क्या आएगा, एक से कम आएगा ये फ्रैक्शन। तो 0.7 जो है यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है। प्रोटीन को अगर आप क्या करते हो, रेस्पायर करते हो, अगर आप उसे ऑक्सीडाइज करते हो तो आर की वैल्यू 0.9 आती है, 0.9। जबकि मेरे दोस्त अगर आप ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हो ना, अगर आप ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हो तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर आपकी आर की वैल्यू जो है पॉइंट कह रहा हूं यार, एक सेकंड सॉरी, ये आपकी ज्यादा आती है 1 से। ओके, तो आप जनरल लिखना चाहो ऑर्गेनिक एसिड्स की, इट विल बी मोर देन 1। किसी की 4 भी हो सकती है, किसी की 1.5 भी हो सकती है, मोर देन 1। तो अगर आप लिखना चाहो कि ऑर्गेनिक एसिड्स की ज्यादा होगी, मोर देन 1 है, फिर कार्बोहाइड्रेट की 1 है, फिर प्रोटीन की 0.9 है, और लिपिड की यानी फैट की 0.7 है, दिस वुड बी द ऑर्डर ऑफ आर क्यू वैल्यू। दिस वुड बी द ऑर्डर ऑफ आर क्यू वैल्यू। इसे हम लिख सकते हैं आर क्यू ऑर्डर, आर क्यू ऑर्डर इसे हम लिख सकते हैं। डन। ये था आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एंड दिस वाज योर चैप्टर। बहुत इजी तरीके से यार कंप्लीट हो गया, दैट्स वेरी गुड। अगर आप लोग YouTube पर हमसे पढ़ते हैं, संतुष्ट हैं यार पढ़ लिख के एकदम, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, पढ़ाई यहां से कर लो, टेस्ट सीरीज वहां दे करके यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस एज वेल एज। अगर आप एक बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, चाहे वो सिर्फ बायोलॉजी का हो, सिर्फ केमिस्ट्री का, सिर्फ फिजिक्स का, तो आप हमारे किसी भी वीडियो कोर्स के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोग हमारी एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। एंड जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे आपको काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स भी मिलेंगे। वो क्वेश्चन बैंक यार स्टार्ट होते हैं 10 रुपए से और खत्म हो जाते हैं 100 रुपए के आसपास पर। तो आप अपना फेवरेट क्वेश्चन बैंक भी हमसे परचेज कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से चलती रहे। 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का डेटाबेस वहां पर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेपरेशन। सो गाइज, आप इस चैप्टर को सिंस कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसके नोट्स जरूर ले लीजिएगा मुझसे। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जुड़िए लिंक पे क्लिक करके और आपको नोट्स वहां पर मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। ऑलराइट, so प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, अगर अभी तक नहीं करी है तो टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो जाओ। और मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉसिबली द फोटोसिंथेसिस चैप्टर। फोटोसिंथेसिस चैप्टर, यहां पर एंड की जो साइकिल्स हैं सिर्फ उनको हम लोग सेपरेट रखेंगे, बाकी कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद 2 वीडियोस ही बनेंगी PGR की। एक वीडियो जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में यानी हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो जिसमें हम प्योरली कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है उसके जनरल एस्पेक्ट्स को जानेंगे। थैंक यू सो मच यार, विल श्योरली कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।